एक ऐसा अपना घर था जहाँ कोई अपना ना था। जीवन में जब कोई अपना साथ छोड़ दे उससे बढ़कर कोई दर्द नहीं। इस बुढ़ापे में अविनाश जी भी सबके रहते एकदम नितांत अकेले रह गए थे। पत्नी शुभा के देहांत के बाद से बेटे बहू ने एकदम सुध लेनी बंद कर दी थी और अब 4 दिन से बीमार थे, जैसे तैसे दवाई पर काम चला रहे थे। बेटा टूर पर गया था और रविवार होने की वजह से बहू और नन्हा पोता देर तक सो रहे थे। सुबह से कई बार चाय को आवाज लगा चुके थे पर कोई नहीं आया तो किसी तरह कमजोर शरीर को घसीटते हुए रसोई घर तक गए और चीनी चाय पत्ती एक साथ ही डाल दिया। दूध शायद बहू लाना या मंगवाना शायद भूल गई थी, इसलिए काली चाय ही लेकर बिस्तर पर बैठ गए। चाय की पहली कड़वी घूंट के साथ ही मन भी कड़वाहट से भर गया। पत्नी शुभा की याद बड़ी जोर से आई। कितनी अच्छी चाय बनाती थी वो। 4 साल पहले ही कैंसर से उनका देहांत हो गया था। तब से एकदम अकेले होकर रह गए थे। बेटी कनाडा में रहती थी। 4 साल में सिर्फ 2 बार आ पाई थी। बीच बीच में फोन पर हाल चाल पूछ लेती थी और एकलौता बेटा जैसे साथ रहकर भी साथ नहीं था। रोज 2-1 बार हाल चाल पूछ जाता, दवाई वगैरह लाकर रख जाता। इतने से ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता था। अब जीवन संध्या में अविनाश जी को जीवन साथी की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। आज तो हद हो गई, बुखार होने के बावजूद दिन के लगभग 10 बजने को आए और ऊपर से कोई चाय भी पूछने नहीं आया। अपनी बेबसी पर लगभग रो पड़े अविनाश जी की तभी मोबाइल बज उठा। देखा तो रागिनी जी का फोन था। पिछले 2 सालों से सुबह की सैर करते वक्त रागिनी जी से मुलाकात हुई थी। हंसमुख और सुलझी हुई महिला थी। अपने वैधव्य का रोना ना रोकर जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की इच्छा रखती थी और अपने अनंत कष्टों के बीच भी यूं मुस्कुराती रहती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अविनाश जी उनसे बहुत प्रभावित थे। रागिनी जी ने फोन पर उनके ना आने की वजह पूछी, फिर वो बीमार है जानकर बहुत चिंतित हो गईं। कहने लगी कि अभी आती हूँ, पर अविनाश जी ने ये कहकर मना कर दिया कि लोग क्या कहेंगे और बहू ताने देगी सो अलग की। इस उम्र में भी बाबूजी महिला मित्र रखते हैं। अविनाश जी को हमेशा से समाज का बड़ा डर रहता था। पत्नी शुभा से भी कई बार इस बात को लेकर बहस हो जाती थी कि इतने पैसे खर्च करके इस रिहायशी इलाके में घर लेने की क्या आवश्यकता थी, जबकि इतने पैसे की अगर बचत की जाए तो आगे चलकर काम आएंगे। पर अविनाश जी ने खुद का प्रभुत्व दिखाने को इतना आलीशान घर बनवा लिया था। पर बहरहाल उस वक्त तो उन्होंने रागिनी जी को घर आने से मना कर दिया, पर बाद में मितभाषी और संवेदनशील रागिनी जी की बातों को देर तक याद कर अपनेपन के एहसास से खुश होते रहे। आज बुखार को 7वां दिन था। अविनाश जी बेहतर महसूस कर रहे थे। बेटा रोहित भी टूर से वापस आ चुका था। सुबह सुबह हाल चाल पूछने को जब रागिनी जी का फोन आया तब पता नहीं उन्हें कहां से जोश आ गया कि उन्होंने कह दिया कि वो आज सुबह की सैर को आ रहे हैं, सो रागिनी इंतजार करे। पता नहीं उनकी आवाज में कैसा अधिकार भाव था कि रागिनी जी एक पल को तो शर्मा गई, फिर अपनेपन के एहसास से भीग गईं। खुद अविनाश जी को जैसे अपनी आवाज पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने आज रागिनी जी से उस लहजे में बात की थी जिस लहजे में अपनी प्यारी पत्नी शुभा से किया करते थे। कदाचित इस बीमारी में अकेलेपन का एहसास उन्हें बुरी तरह कचोट गया था। शायद इसीलिए रागिनी को साधिकार बोल बैठे थे। रागिनी जी से बात करने के बाद वो जैसे एक निश्चय करके उठे, तैयार होकर अपने बगीचे में गए और अंजूरी भर रजनीगंधा के फूल तोड़ लाए। रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद थे रागिनी जी को। शुभा को भी बहुत पसंद थे, इसलिए उसके जाने के बाद अविनाश जी उस तरफ की खिड़की ही नहीं खोलते थे जिस तरफ रजनीगंधा का पेड़ था। पर आज बात कुछ और थी। सुबह की सैर को निकलते हुए अविनाश जी रजनीगंधा का फूल नहीं भूले। ये फूल रागिनी को बहुत पसंद जो थे। इन 2 सालों में रागिनी से रोज मिलकर बात करके वो एक जुड़ाव सा महसूस करने लगे थे।
पत्नी के जाने के 4 साल होने को आए थे, पर ऐसा लगाव उन्होंने किसी के लिए महसूस नहीं किया था जितना वो रागिनी जी से अपनापन महसूस करने लगे थे। उधर रागिनी के पति को गए हुए लगभग 7 साल हो गए थे। तब से अकेले वैधव्य काट रही थी। बेटा कोई था नहीं, ले देकर अपनी एकलौती बेटी के घर रह रही थी और अब अविनाश जी के साथ वह भी एक खिंचाव सा, एक लगाव सा महसूस करने लगी थी। आज वो भी अपने दिल की बात अविनाश जी से कहने वाली थी और आज अविनाश जी भी ठान चुके थे कि आज वो किसी भी तरह रागिनी से अपने मन की बात कह देंगे। अब कोई रोके तो भी नहीं रुकेंगे। बेटे बहू के रहते भी जो अकेलापन वो झेल रहे थे उससे कोई और वाकिफ हो ना हो रागिनी जी जरूर अवगत थी। उनकी बेटी दामाद भी व्यस्त रहते और उनको ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे अक्सर, और बेटी दामाद भी उससे खार खाए रहते, बस सबकी नज़र उनकी संपत्ति पर है। आज रागिनी बहुत बेसब्री से अविनाश जी का इंतजार कर रही थी। इधर अविनाश जी जब पाक पहुंचे तो देखा रागिनी जी पहले से आई हुई थी। आज वो रागिनी को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देख रहे थे। दिल यूं जोर जोर से धड़क रहा था जैसे पहली बार किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हों। सोचा पहले कुछ भूमिका बांध ले फिर बात छेड़ेंगे, पर रागिनी पहले ही बोल पड़ी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे आपसे एक जुड़ाव महसूस हो रहा है, क्यों न हम एक दूसरे के साथ रहें। इतना सुनना था कि अविनाश जी ने भावुक होकर रागिनी का हाथ पकड़ लिया। बाद में उनकी शादी में दोनों ही तरफ से तमाम अड़चनें आईं। रागिनी जी की बेटी ने भी अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया था। मूलतः तो वो इसलिए परेशान थी कि अब उसके बच्चों की मुफ्त में देखभाल कौन करेगा, और मां के गहनों पर भी उसकी नज़र थी। इधर अविनाश जी के बेटा बहू ने भी जमकर विरोध किया था। वो तो अच्छा था कि उनकी बेटी ने पूरा साथ दिया था। खैर, उनकी शादी में मेहमान भले कम थे पर उनके बीच प्यार अनहद था। दोनों उम्र के इस पड़ाव पर जीवन साथी पाकर बहुत खुश थे। उस रात फिर रजनीगंधा के फूलों की खुशबू खिड़की से आ रही थी, पर आज अविनाश जी ने खींचकर खिड़की बंद नहीं की, बल्कि देर तक रागिनी का हाथ पकड़कर बैठे रहे। निहारते रहे चांद को, महसूस करते रहे चांदनी को, और निहारते रहे अपनी नई नवेली प्रियतमा को जो बिल्कुल नई दुल्हन सी सकुचा रही थी। वैधव्य के लिबास में उन्होंने रागिनी के चेहरे पर कभी ऐसी लालिमा तो देखी ही नहीं थी। प्यार किसी भी उम्र में हो, इंसान के चेहरे पर एक लावण्य जरूर ले आता है और इस अतरंग एहसास से दिल तक पहुंचती है एक खुशी की लहर जो आज अविनाश जी और रागिनी दोनों महसूस कर रहे थे। भले ही इस सुहागरात में दो जवां शरीर का मिलन ना हुआ हो, दो प्यार भरे दिल अवश्य मिल रहे थे। सुबह सुबह चाय की खुशबू से अविनाश जी की नींद खुली। आज देखा उन्होंने गौर से रागिनी को। सिंदूर लगा माथा, आलता लगे पैर और आंखों में प्यार का अथाह सागर। सिंदूर का रंग प्रेम और समर्पण से और भी गहरा हो जाता है, ये आज ही उन्होंने जाना था। समर्पण तो हृदय का हृदय से होता है, शरीर तो एक भूमिका मात्र निभाता है। जब रागिनी चाय लेकर पास आई तो किसी नए उतावले प्रेमी की तरह उन्होंने गहरा गुलाबी रंग उसके गालों पर मल दिया। बदले में रागिनी ने भी शरारत करते हुए अपने होली के रंग से रंगे गाल उनके गाल से मल दिया। उसकी इस हरकत पर अविनाश जी भी नटखट हो गए। इन्हें देखकर कौन कह सकता था कि अब इनकी उम्र हो गई। प्यार इंसान को सदा जवां जो बनाए रखता है। ये थी एक नटखट होली। आज रागिनी को अपने वैधव्य के दिनों की कोई याद नहीं थी। वो जब भी अविनाश जी से कृतज्ञ होकर कहती, आपने मुझे सधवा बना दिया, तो वो हंसकर कहते, हम दोनों सधवा बन गए। सच में प्यार किसी भी उम्र में क्यों ना हो, इंसान को जीना जरूर सीखा देता है। कहानी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कानपुर स्टोरी डेयरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।